लिए कांग्रेस। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह, जो अमेरिका से एक वर्ड लिया गया है, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो वहीं से हमने ये शब्द लिया। और भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, ब्रिटिश की आर्थिक नीति हुई, और ब्रिटिश ने जो हमारा अलग अलग तरीके से शोषण किया और भारतीयों में एक राष्ट्र या हम की भावना आई, उसकी वजह से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना अचानक हो गई कि भाई बस हमारा मन हुआ, कुछ लोग सामने आए और उन लोगों ने बोला चलो कांग्रेस की स्थापना करेंगे। नहीं, कांग्रेस की स्थापना से पहले भी हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं थी। तो स्थापना से पूर्व की संस्था, और ये जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने ही कांग्रेस को बनाया। अगर ये छोटी छोटी संस्थाएं नहीं होती तो कांग्रेस कभी बनती भी नहीं, क्योंकि बड़ा तभी होता है कोई भी चीज हो, इंसान हो, जब वो छोटे छोटे काम करता है। तो ऐसे ही कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस से पहले जो छोटी छोटी संस्थाएं बनी, उन्होंने क्षेत्रीय लेवल पर लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ दिया, और इन संस्थाओं ने एक आधार तैयार किया भारत में राष्ट्रवाद के एक विशाल संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना का। और इनसे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि इनके जोड़ ने कैसे कांग्रेस को हुआ, और फिर उसके बाद कांग्रेस के बारे में स्थापना को लेकर विवाद। एक तरफ उग्रवादी, इसमें लाल बाल पाल हमें दिखेंगे, वो कहेंगे कि कांग्रेस का जो गठन है अंग्रेजों ने कराया है, और इसका मेन मकसद, जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है और प्रेशर कुकर हमें बताता है कि सीटी बजा के कि भाई अब थोड़ा हीट ज्यादा हो गया है, अब खाना पकने वाला है, ऐसे ही अंग्रेज लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने के लिए कांग्रेस का गठन किया है। ये बात किसने बोली? उग्रवादियों ने। और लाला लाजपत राय जी ने इसके लिए एक सिद्धांत भी दिया। उन्होंने बोला सेफ्टी वॉल सिद्धांत, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने वॉल लगा दिया हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। तो सेफ्टी वॉल सिद्धांत ये लाला लाजपत राय जी ने दिया। वहीं दूसरी तरफ जो उदारवादी थे, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ अपनी बात को मनाने के लिए कांग्रेस का गठन किया है, और उसमें कुछ अंग्रेजों को भी शामिल किया है। जैसे कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक ब्रिटिश थे, जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापकों में से एक जाना जाता है। ये एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे, और इस ब्रिटिश सिविल सेवक ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। और लाला लाजपत राय जी इसीलिए कह रहे थे, देखो एओ ह्यूम को बैठा रखा है ब्रिटिश वालों ने, और सारी खबरें यहाँ से सुनता है और सारी खबर पहुंचा देता है ब्रिटिश के लोगों को, और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हमें दबा देते हैं। लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, तड़ित चालक सिद्धांत हमने इसका यूज किया है एओ ह्यूम का। आप सोचो, हम इतनी बड़ी सत्ता से लड़ने जा रहे हैं, अगर सीधे तरीके से उससे लड़ेंगे तो वो हमें कब का कुचल देंगे, हम बोलेंगे हमें आजादी चाहिए, बोले अच्छा अभी दिलाते हैं। तो इससे बचने के लिए, जैसे हमारे ऊपर बिजली कड़कती है तो बिजली से कड़कने के लिए हमें कहीं छुपना पड़ता है, ऐसे ही ब्रिटिश की बिजली को रोकने के लिए हमने एओ ह्यूम का प्रयोग किया है। और इसीलिए उन्होंने तड़ित चालक सिद्धांत दिया कि बिजली हमारे ऊपर ना गिरे, एओ ह्यूम ही हमारी सुरक्षा कर ले। और ये सारी चीजें बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो उदारवादी है। तो अगली बात आती है भाई, उदारवादी और उग्रवादी में फर्क क्या होता है? मान लीजिए आप घर पे हैं, और अगर आपसे दूध लाते वक्त गिलास गिर जाता है और दूध फैल जाता है,
अगर आपके परिवार वाले आपसे प्यार से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हाथ से फिसल जाता है, अगली बार ध्यान रखना, तो इसका मतलब आपके घर वाले उदारवादी हैं। लेकिन अगर इस बात के ऊपर आपकी पिटाई भी लगती है और आपको डांट भी खानी मिलती है, तो इसका मतलब आपके घर वाले थोड़े से उग्रवादी हैं। वो थोड़े से मार में विश्वास करते हैं कि ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ा सा एक दो थप्पड़ मार दो, फिर अगले बार अगले आप नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो लोग थोड़े से कट्टर टाइप के थे राष्ट्रवाद को लेकर, उनको कहते हैं उग्रवादी। जो थोड़े से लिबरल थे, प्यार से इनके कहते थे ब्रिटिश वालों से कि भैया मान लो हमारी बात, पेपर लिख के दे रहे हैं। उग्रवादी क्या कहते थे, नहीं पेपर से काम नहीं चलेगा, जनता को लेकर चलो, चलो आंदोलन करेंगे सड़क। और ब्रिटिश वालों को तब पता चलेगा हमारी ताकत क्या है। तो ये लोग डायरेक्ट सड़क पे आते थे। ये लोग डायरेक्ट सड़क पे नहीं, प्यार से, अरे अंग्रेज भाई साहब हमारी बात मान लो। इसलिए ये दोनों की विचारधाराएं अलग है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है, भारत की आजादी। और दोनों का दुश्मन भी एक है, अंग्रेज। ये दोनों में समानता है। तो स्थापना से पूर्व की जो संस्थाएं हैं, उनमें से ज्यादातर संस्थाएं, क्योंकि 1911 से पहले ब्रिटिश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में ही सबसे पहले जो संस्थाएं वो बनती हुई दिखाई देंगी। और सबसे पहले जो संस्था बनती है, जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा, बंग मतलब बंगाल, प्रकाशक सभा, प्रकाशक मतलब ये पत्र निकालते होंगे, साथ में अखबार निकालते होंगे, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। तो बहुत सारे प्रकाशनकर्ताओं ने एक संगठन बनाया अपनी आवाज उठाने के लिए। जैसे हमने देखा लिटन, जिसने अखबारों को बैन कर दिया, समाचार पत्रों को बैन कर दिया भारतीय भाषा में। तो इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया बंगाल में ही, और इस संगठन का विकास हुआ 1836 में। तो भारत में पहली ऐसी संस्था जो राष्ट्रवाद को लेके लोगों को साथ में लेके आई, उसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई बंग भाषा प्रकाशक सभा कहाँ पे थी? ये तो आप पहले ही बता दोगे, बंगाल में थी। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ये संस्था करती क्या थी? तो भैया समाचार पत्र और पत्रिकाओं की सुरक्षा करती थी भारतीय लोगों की। और गठन कब हुआ? 1836 में हुआ। 18 को डबल कर दोगे तो पीछे 36 आ जाए। तो ऐसे सबसे पहली सभा बनी बंग भाषा प्रकाशक सभा। फिर उसके बाद जो जमींदार लोग परेशान थे अंग्रेजों से, उन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया इसके जस्ट 2 साल बाद। और इस संगठन को हम कहते गए लैंड होल्डर सोसाइटी। जिनके पास जमीन होती है उसे कहते हैं लैंड होल्डर। और इन जमींदार लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई कि भैया हम लोग भी ब्रिटिश वालों से लड़ेंगे, और इसको बोला एसोसिएशन, कि हम भी एक संगठन बनाएंगे। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा के बाद जमींदार लोग साथ में आए अपने अधिकार को लेकर। उसका कारण क्या था? ब्रिटिश की भू राजस्व नीति, जो इनकी जमीन को लूट लेती थी अगर ये कर ना लेते थे। और इससे जमींदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। एक तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, दूसरा आर्थिक लाभ नहीं, दोनों नुकसान उनको होते थे। इसलिए इन्होंने बनाया और इसका गठन हुआ 1838 में। सारे जमींदार लोग जो बंगाल, बिहार, इसके आसपास के थे, वो इसमें आए। तो इन्होंने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी सी लड़ाई लड़ी। इस जमींदार की सोसाइटी के बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग साथ में, जो शिक्षित भारतीय थे, जिन्होंने ब्रिटिश शिक्षा ली थी। जब उन्हें धीरे धीरे पता चला हमारा शोषणकर्ता कौन है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक सोसाइटी बनाए, जैसे इन प्रकाशक सभा वालों ने बनाई है, जमींदारों ने बनाई है। तो इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय लोगों का एक ग्रुप, एसोसिएशन, एक संगठन, ये इन्होंने बनाया। और इन्होंने कब बनाया? 1851। और इसके जो प्रमुख लीडर थे
उनमें से एक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव एक शिक्षित भारतीय थे जो ब्रिटेन से भी पढ़े, भारत में भी पढ़े, साथ में कानून की पढ़ाई भी की। तो राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बने और इन्होंने ब्रिटेन वालों से बहुत सारी मांगे अपनी रखी और ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश जो संसद थी, वहां पर प्रार्थना पत्र लिख के भेजा। देखो भाई साहब, आप ठीक है जैसे भी है, लेकिन भारत में सब अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे लोगों को ना तो समाचार पत्र की आजादी है, ना मीडिया की आजादी है, ना उन्हें ब्रिटिश प्रशासनिक नीति की आजादी है, उल्टा हमारा शोषण होता है अलग। और प्रार्थना पत्र भेजकर इन्होंने अपील की और हम आगे देखेंगे उदारवादी लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, ये सब भी इसी चीज को आगे लेके जाएंगे। और साथ में बोला कि जो ब्रिटिश के उच्च पद पर अधिकारी हैं, उच्च पद के अधिकारियों का वेतन बहुत ज्यादा है और उस वेतन को चुकाना कौन से पड़ता है? भारतीय लोगों को। तो उन उच्च पद के अधिकारियों के वेतन में कमी की जाए जिससे भारतीयों का शोषण कम हो सके, ये भी मांग इन्होंने रखी। और साथ में बोला कि देखो भैया, आप लोग कुछ जगह से कर तो कम कर लो, कम से कम नमक कर हटा लो, नमक कर आप हटा लोगे तो हमें कम से कम खाना तो अच्छे से नसीब हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे गांधी जी नमक को लेके एक मुद्दा बनाएंगे कि भाई कैसे हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता तो होना चाहिए ना कि हम अपने घर का नमक खा सकें और तुम उस पर भी टैक्स लेते हो। तो ये इसकी भी डिमांड करते हैं, नमक कर हटाओ। और साथ में डाक, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाने के लिए जो डाक का उपयोग किया जाता था, पोस्ट का उपयोग किया जाता था, उस पर ये शुल्क की कमी की बात करते हैं। इसमें भेदभाव होता था। जो ब्रिटिश लोग डाक भेजते थे उनका या तो मुफ्त में जाता था या बहुत कम पैसे, इन भारतीय लोग जो डाक भेजते थे उसका काफी ज्यादा पैसा लगता था। इसलिए इन्होंने बोला कि भैया कम से कम इस डाक को तो कम कर लो जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचा पाए, एक दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि उस टाइम टेलीफोन तो था नहीं, तो डाक के माध्यम से ही चिट्ठियां भेजी जाती। तो ये सब डिमांड एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने रखी और ये एक तरीके से संगठित था और इसने कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात की। जैसे हम बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात करें, वो समाचार पत्रों की यूनियन थी, लैंड ओनर एसोसिएशन जमींदारों की थी जो क्षेत्रीय स्तर पर अपनी मांग, लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में पहली बार राष्ट्र के मुद्दों की बात, उच्च अधिकारियों के वेतन की बात की, कम किया जाए, नमक कर ये भी राष्ट्रीय मुद्दा था, डाक शुल्क की कमी ये भी राष्ट्रीय मुद्दा था। और इसकी तरह ही दादा भाई नेहरूजी ने, जिन्होंने ब्रिटिश की धन की निकासी के बारे में बताया, उन्होंने लंदन में एक संस्था खोली। उन्हें लगा कि लगता है कि लंदन के लोगों को नहीं पता कि भारतीय लोगों को कितना शोषण हो रहा है, और जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो अपने आप भारतीय लोगों के साथ खड़े होंगे और हमारी स्वतंत्रता की बात करेंगे। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसका गठन कहाँ किया? भारत में नहीं, लंदन में किया। क्योंकि हमें बार बार लंदन जाना पड़े, इससे बढ़िया वहीं पे कर लेते हैं ना। तो इंग्लैंड में वहां के लोगों से जन समर्थन लेने के लिए दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और दादा भाई नेहरूजी ने भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश के जो लोग थे उनसे भी बात की, और ये पहले व्यक्ति थे भारतीय जो ब्रिटिश संसद में चुनाव जीत के गए थे, और उसका कारण था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इससे इन्होंने भारत के बहुत सारे मुद्दों को वहां पे उठाया और भारत की समस्याओं के लिए वहां के लोगों से मांग की कि भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप लोग हमारे साथ आओ। हमें पता है ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भारत में ब्रिटिश लोग रूल करते हैं वो अच्छा नहीं है। और
जन समर्थन भी तैयार किया और इसका परिणाम हमने देखा कि ये इलेक्शन भी जीते ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की संसद में जाके भारतीय मुद्दों को उठाया। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अब धीरे धीरे परिपक्व होने लगी संस्था, जो राष्ट्रीय मुद्दों को तो उठा ही रही है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी, साथ में चुनावी प्रक्रिया में भी भागीदारी ले रही है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसकी तर्ज पे ही भारत में एक संस्था और खुली जिसका नाम था इंडिया लीग। इंडिया लीग, लीग मतलब होता है कोई भी समूह या संगठन, जैसे आपने सुना होगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, कि भाई खेलने के लिए हम लोग आ रहे हैं। ऐसे ही इंडियन लीग में बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे थे उन्होंने साथ में आए, और इसके संस्थापक जो थे शिशिर कुमार घोष, उन्होंने प्रेरणा ली किससे? दादा भाई नौरोजी से। शिशिर कुमार घोष ने भारत में ही ब्रिटिश के खिलाफ जन समर्थन हासिल करने के लिए ये संस्था बनाई, और इस संस्था का गठन 1875 में। और आगे चल के एक सबसे बड़ी संस्था जिसे बोलते हैं कांग्रेस से पूर्व की संस्था, और जिसके उद्देश्यों को कांग्रेस ने भी फॉलो किया बाद में, उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन में कुछ ऐसे बड़े चेहरे शामिल हुए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, जिन्होंने कांग्रेस को आधार प्रदान किया। और इस इंडियन एसोसिएशन को 1876 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसका गठन हुआ। और इसके जो संस्थापक थे, एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों दरबादे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दूसरे जो संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। सुभाष चंद्र बोस के घर में से कोई होंगे, आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलके, ये दोनों दोस्त थे, एक साथ पढ़ते थे, इन दोनों ने मिलके इस संस्था का गठन किया। और इसको जो प्रेरणा मिली इटली के एकीकरण से, विश्व में उस टाइम इटली का एकीकरण हो रहा था, और इटली का एकीकरण जो व्यक्ति कर रहा था उसका नाम था मेजनी। तो उसी से इन्होंने बोला क्यों ना हम लोग राष्ट्र का एकीकरण करें, और बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ लिया, और इसने व्यापक रूप से एक राष्ट्र की बात को सब लोगों के अंदर बनाया। और इसने अपने उद्देश्य भी रखे कुछ, कि भाई हमारा उद्देश्य क्या होगा। तो इन्होंने बोला पहली बात, जनमत तैयार करना, भारत में लोगों को तैयार करना कि हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। दूसरा, भारत में जो ब्रिटिश लोगों ने कुछ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, उसको तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों को एक साथ लाना। और ये बैलगाड़ी के पहिए हैं, दोनों पहियों में से कोई भी अगर बिगड़ा तो ब्रिटिश लोगों को फायदा मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। साथ में इन्होंने बोला सिविल सेवा का भारतीयकरण, सिविल सेवा में अंग्रेज नहीं भारतीय लोग भी आने चाहिए, इसलिए इन्होंने बोला सिविल सेवा का भारतीयकरण, जिसमें लिटन उम्र कम कर देता है 19 साल, कॉर्नवालिस बोलता है हर भारतीय भ्रष्टाचारी है। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, और इसके लिए इन्होंने लाल मोहन घोष को कहाँ भेजा? लंदन भेजा, भैया तुम भी जाओ, जैसे नेहरू जी वहां पे कर रहे हैं, तुम भी वहां पे जाके भारतीय लोगों की बात को रखो, हमारे पत्रों को वहां पहुंचाओ। और इसे कहते हैं कि भाई कांग्रेस से पूर्व का संगठन जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था इंडियन एसोसिएशन।
और इसके लगभग 9 साल बाद ही हमारी कांग्रेस का गठन हुआ। और जैसे कांग्रेस की बैठक होती थी, ऐसे ही इस इंडियन एसोसिएशन की बैठक होती थी। तो हुआ क्या, 1885 में एक तरफ कांग्रेस का पहला सत्र था, वो सत्र वैसे होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैला। प्लेग ऐसी बीमारी है जो चूहों से फैलती है, और वो हो जाती है तो उस टाइम उसका इलाज नहीं था और इंसान मर जाता था। इस वजह से पुणे में पहले सोचा था कि भाई पुणे में इसका करेंगे, लेकिन पुणे में प्लेग फैला, तो इसकी जगह ये शिफ्ट हुआ कहां पर, बॉम्बे। मुंबई में कांग्रेस का पहला सत्र हुआ, और वहीं इसके साथ ही पहला इंडियन एसोसिएशन का सत्र चल रहा था कहां पर, कलकत्ता में। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम सत्र में क्यों शामिल नहीं थे, और उसमें 2-3 पॉइंट दे दिए। उनका स्वास्थ्य खराब था, दूसरा कारण उनकी कांग्रेस के लीडरों से बन नहीं रही थी, तीसरा कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और चौथा कारण वो इंडियन एसोसिएशन के सत्र में थे और कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन सत्र एक साथ हुआ। तो यही उसका कारण था। 1885 में जब कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में चल रहा था, वहीं इंडियन एसोसिएशन का सत्र पहलरी 1885 में कलकत्ता में चल रहा था, और ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस वजह से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, और फिर बाद में इंडियन एसोसिएशन को जोड़ दिया गया किसमें, कांग्रेस में। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि भाई क्यों ये कारण था कि उसको क्यों जोड़ दिया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कौन कौन सी संस्थाएं थी। आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, क्रम अनुसार, कि भाई कौन कौन सी संस्थाएं जो गठित हुई कांग्रेस से पहले। सबसे पहले हमने जो संस्था देखी उसका नाम है बंग भाषक प्रकाशक सभा। प्रकाशक मतलब समाचार पत्र से जुड़ी हुई, इसका गठन हुआ 1836 में। दूसरी संस्था लैंड होल्डर एसोसिएशन 1838 में, जमींदारों का संगठन। साथ में आए अपने भू राजस्व की मांगों को लेकर। अगला जो गठन हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो लगभग 13 साल बाद राधाकांत देव उसके अध्यक्ष बने। इसने बहुत सारी डिमांड करी, ब्रिटिश संसद में प्रार्थना पत्र भेजे, बोला कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन कम कर दिए जाए, नमक कर को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, डाक शुल्क की कमी की जाए। उसके बाद चौथी जो संस्था बनी वो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो 1866 में लंदन में बनी। उन्होंने लंदन में जन समर्थन हासिल करने के लिए और ब्रिटिश के शोषक मुबलक चेहरों को उजागर करने के लिए संगठन का गठन किया, और वो वहां पर इलेक्शन भी जीती, जन समर्थन हासिल भी किया। उसके बाद शिशिर कुमार घोष जी ने 1875 में इंडियन लीग बनाई, और सबसे लास्ट जो हमारी संस्था है इंडियन एसोसिएशन, जिसे बनाने में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने इटली के एकीकरण से एक मोटिवेशन, आत्मविश्वास लेते हुए राष्ट्र के एकीकरण की बात की, और इसलिए इस संस्था का गठन किया, जिसका मेन मकसद जनमत करना, हिंदू मुस्लिम एकता, सिविल सेवा में भारतीयकरण करना। और उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, जो पहले पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण वो बॉम्बे में हुआ। और इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि उसके समानांतर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का संगठन चल रहा था, इस वजह से वो शामिल नहीं हुई। तो ये कांग्रेस से पूर्व की संस्था है जिनका गठन हुआ, और इन संस्थाओं के गठन के बाद ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की नींव पड़ी, कांग्रेस को मजबूती मिली, और उसके बाद हमें कांग्रेस दिखाई देती है 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। अब हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि अब हमें आधार पता चल गया कैसे कांग्रेस का गठन हुआ, उसके
पीछे की जो संस्थाएं उनकी क्या भूमिका रही, कैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी क्या क्या भूमिका रही, कैसे इन्होंने एक तरीके। तो अगला हमारा आता है कांग्रेस क्या है, कैसे गठन हुआ। तो कांग्रेस का मतलब जो हमने पहले भी देखा यूएस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह, जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाए उसी को हम कांग्रेस कहते हैं। तो ये कहां से लिया हमने, यूएस से, अमेरिका से लिया। शुरुआत में इसका जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस से पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इस नाम से कांग्रेस को गठित किया गया था। यूनियन क्यों, यूनियन मतलब बहुत सारी संस्थाओं को साथ मिलाना, एकीकरण करना। तो इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को साथ मिलाया। लेकिन जब पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ 1885 में, तो उस टाइम दादा भाई नेहरू जी ने रखा कि भाई इसको कांग्रेस ना कह के, इसको इंडियन नेशनल यूनियन ना कह के, जो बहुत बड़ा नाम है, इसे कांग्रेस दिया जाता है। कांग्रेस का नाम किसने प्रस्ताव किया, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाई। साथ में ब्रिटिश की आर्थिक नीति को उजागर किया, धन की निकासी के माध्यम से, भारत के विऔद्योगीकरण माध्यम से। तो ऐसे कांग्रेस का गठन हुआ और ब्रिटिश के एक सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम इसके गठनकर्ताओं में से एक है, संस्थापकों में से एक है, जो ब्रिटिश सिविल सेवा में थे और भारतीय लोगों के साथ आए क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते थे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने बॉम्बे में वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले सदस्य बने, अध्यक्ष बने, चंद्र बनर्जी पहला वाला याद रखना जरूरी होता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने कांग्रेस के और एओयू संस्थापकों में से एक थे। और पहली मीटिंग में लगभग 70 के आसपास लोग आए, बहुत सारे शिक्षित लोग एक साथ आए और उन्होंने कांग्रेस की बात। और जब कांग्रेस का ये सम्मेलन हुआ वहीं से बात उठी भाई कांग्रेस का गठन कैसे हुआ है, और यहां पर विवाद की बात आई कि क्या ये सही है या नहीं। तो पहले लाला लाजपत राय जी ने बोला कुछ सही नहीं है। सेफ्टी वॉल सिद्धांत उन्होंने दिया, बोले अंग्रेजों ने अपनी सेफ्टी करने के लिए कांग्रेस को गठित किया है, जिससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज उन तक पहुंचे। और एओ ह्यूम जो उस टाइम के गवर्नर हैं, ये सब किसने कहा, लाला लाजपत राय ने, या कह सकते हैं उग्रवादी ने, उग्रवादियों ने ये बात की। इसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन सब ने ये बात बोली कुछ फालतू का इन्होंने कर रखा है, कोई इसमें नहीं है। और इन्होंने सेफ्टी वॉल के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस का गठन किया है और अपने फायदे के लिए। तो लाला लाजपत राय जी ने पहली बार ये बात बोली और इन्होंने अपने एक पत्रिका जिसे यंग इंडिया कहते हैं उसमें एक लेख लिखा और बोला डफरिन जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था भारत का, उसने एओ ह्यूम को भारतीय लोगों के राष्ट्रीयता के बारे में जानने के लिए खड़ा किया है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं एओ ह्यूम की मस्तिष्क की उपज है, जिससे भारतीय लोगों को कमजोर किया जा सके और वो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे ना आ सके। लेकिन इसके जवाब में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा रुको भैया रुको, ऐसा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि डफरिन
के मस्तिष्क की उपज है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अचानक आ गई है। कांग्रेस के आने के बहुत सारे कारण। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी थे, उन्होंने लाला लाजपत राय जी की बात का जवाब दिया और बोला तड़ित चालक सिद्धांत, कांग्रेस का गठन हम लोगों ने जानबूझकर एओ से करवाया है। एओ हमारा यूज नहीं कर रहा, हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर पहले हम ज्यादा दादागिरी दिखाएंगे तो हम लोगों को ब्रिटिश लोग कुचल देंगे। राष्ट्रवाद तो जब बढ़ेगा जब हम लोग रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग तड़ित चालक सिद्धांत का यूज करें और बिजली कड़कने से अपने आप को बचाएं। ब्रिटिश की जो बिजली है वो बड़ी खतरनाक है और हमें पूरा जला देगी, लेकिन एओ उस बिजली में हमारे लिए एक तरीके से उपयोग में आ रहा है जो बिजली को हम पर गिरने से बचा रहा है। और हमने सरकारी असंतोष से बचने के लिए एओ का उपयोग किया है, क्योंकि एक यूरोपियन का दूसरा यूरोपियन विरोध नहीं करेगा, और विरोध करेगा तो वो चीज न्यूज में ज्यादा जाएगी। इसलिए हम लोगों ने एओ का उपयोग किया है, एओ ने हमारा नहीं। और अगर तुम्हें देखना है कि भाई ये सारी चीज कैसी है, तो डफरिन के और एओ के तो खुद संबंध अच्छे नहीं थे। डफरिन एओ को कहता है ये पागल इंसान है, ऐसे जो करना है करने दो। डफरिन को तो बाद में पता चला कांग्रेस गठित हुई है, और डफरिन ने बोला कि भाई कांग्रेस तो मुट्ठी भर लोगों का समूह है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो असल में जो कारण था वो हमारी पहली संस्थाएं थी, जो कांग्रेस से पहली संस्थाएं थी, कांग्रेस से पूर्व वाली, उन्होंने आधार तैयार किया है कांग्रेस का, ना कि अचानक डफरिन के कहने पर एओ हमसे मिला, और एओ हमसे मिला उसके बाद हमने बोला चलो चलो गठन बढ़ाते। तो बोले एक आधार, एक प्रक्रिया को समझने की जरूरत है कि कोई भी संगठन बड़ा अचानक नहीं बनता। ये जमींदार एसोसिएशन बनी, इंडियन एसोसिएशन बनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी, इन सब का अंतिम जो परिणाम था वो कांग्रेस के रूप में सामने आया। तो कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे उसकी पूरी आधार या प्रक्रिया शामिल है। उस आधार प्रक्रिया के बाद ही कांग्रेस का गठन हुआ है। तो ये सारी बातें उन्होंने की, और कांग्रेस को बचाने के लिए हम लोगों ने एओ का यूज किया है। तो ये सिद्धांत तो चलते हैं। पहले तो पूछ लिया जाता है भाई सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने दिया। दूसरा पूछा जाएगा तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया, तड़ित चालक सिद्धांत दिया गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों में अंतर क्या था, सेफ्टी वॉल सिद्धांत कह रहा था कांग्रेस का गठन ब्रिटिश लोगों ने किया है हम लोगों के राष्ट्रवाद को जानने के लिए, हमें दबाने के लिए। दूसरा बोलता है नहीं, हमने कांग्रेस का उपयोग किया है राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, ना कि दबाने के लिए। और एओ का उपयोग किया है तड़ित चालक की तरह, जिससे हम अंग्रेजों की बिजली से बच सकें। एक हथियार है हमारे लिए एओ, और उस हथियार का उपयोग हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए किया है। और कांग्रेस अपने आप नहीं गठित हो गई है कि अचानक किसी के मन में आया, सपना देखा और कांग्रेस बन गई। उसके लिए पूरी प्रक्रिया लगी है, तब जाके कांग्रेस का गठन हुआ है, और उस प्रक्रिया में हम सब लोग शामिल थे, उसके बाद ही कांग्रेस बनी। तो आप ये कहना कि कांग्रेस किसी के मस्तिष्क की उपज है, इसका मतलब आप उस पूरी प्रक्रिया को नहीं जान रहे हो जिस वजह से कांग्रेस का गठन हुआ है। कांग्रेस के गठन में पूरी प्रक्रिया शामिल है, सभी लोगों का योगदान शामिल है, ये सारी चीजें इसमें है। तो ऐसे कांग्रेस से जुड़े हुए विवाद भी सामने आए और कांग्रेस से पूरी संस्थाएं भी। अगली हमारी बात आती है विभिन्न विचारधारा। कांग्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं था लोगों का समूह है, तो लोगों के विचार अलग अलग तो होंगे। तो कांग्रेस में बहुत सारी विचारधारा एक साथ चली, और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाया।
और इन विचारधाराओं के आधार पे ही हम कांग्रेस के बारे में जानते हैं कि भाई शुरुआत में कांग्रेस कैसी चली, बाद में कांग्रेस कैसी चली और क्या क्या कारण थे, कौन सी विचारधारा ने क्या हमारे लिए अच्छा किया, क्या उसमें नेगेटिव चीजें थी और कैसे उसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधारा और इन सब का मकसद एक ही है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद में जो विचारधारा आई वो आई उदारवादी, और इस उदारवादी की स्टार्टिंग होती है 1885 से ही, जब कांग्रेस का गठन हुआ, और ये चलता है 1905 तक, जब तक भारत के बंगाल का विभाजन नहीं हो जाता। जैसे ही बंगाल का विभाजन होगा तो राजनीति, जो मुख्य राजनीति थी, उससे उदारवादी थोड़े से दूर हो जाएंगे। उसका कारण लोग बोलेंगे कि भाई ये लोग कुछ करते नहीं, पत्र वत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, यूरोपियन लोग कुछ जवाब भी नहीं देते, साल में एक बार मिलते हैं, तिलक कहेंगे, मेंढक की तरह साल में एक बार मिलते हैं, टर कर लेते हैं, चाय समोसा खाते हैं, चले जाते हैं, कुछ इनको मतलब नहीं है। तो इसके जवाब में बंगाल विभाजन के बाद उग्रवाद का विकास हुआ। उग्रवादी चले 1905 से 1915। इन उग्रवादियों ने थोड़ा जनता को सड़क पे लाया, धरना प्रदर्शन की बात की, आंदोलन की बात की। उदारवादी थोड़े से इस मामले में पीछे थे, वो बोलते जनता अभी समझदार नहीं है, और अगर हम लोग ज्यादा जनता को लेकर आएंगे तो ब्रिटिश लोग नाराज हो जाएंगे, फिर ये ना हमें विधानसभा में कुछ देंगे ना आगे कुछ देंगे, इससे बढ़िया हम इनको छोड़ ही देते हैं। तो इन्होंने जनता में विश्वास नहीं रखा उदारवादी, लेकिन उग्रवादियों ने जनता में विश्वास रखा। उदारवादी के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले साहब हमें देखते हैं। दूसरे मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, कहां पर, अंग्रेजों के वहां। दादा भाई नौरोजी, ये कुछ उदारवादी थे। उग्रवादियों में लाल बाल पाल, तीन फेमस है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन एक तरीके से हैं। जब उदारवादी फेल हो जाएंगे तो उग्रवादी आएगा, और उग्रवादी भी फेल हो जाएंगे तो उसके बाद क्रांतिकारी आएंगे। क्रांतिकारी लोग जो सोचेंगे ब्रिटिश लोगों को हराना है तो बंदूक से हराना पड़ेगा, बल से उपयोग करके हराना पड़ेगा। जैसे वो लोग हमें डराने के लिए जलियांवाला बाग में बम का उपयोग किया, हमें भी करना पड़ेगा। जब हम लोग बम का उपयोग करेंगे तभी इनको हराया जा सकता है, वरना नहीं। तो क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सचिंद्र नाथ सयाल, ये सारे लोग क्रांतिकारियों में आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद, इनका मोहभंग होगा कांग्रेस की राजनीति से, और चंद्रशेखर आजाद के बाद लीड करेंगे भगत सिंह। ये कुछ क्रांतिकारी, कुछ भारत में होंगे, कुछ विदेशों में होंगे। और 1915 में आगमन होगा गांधी जी का भारत में, अफ्रीका से गांधी जी आएंगे। 1915 से 1947 तक गांधीवादी चरण का बोलबाला होगा। तो गांधी जो अहिंसा की बात करेंगे, इनके चरण का, और यहाँ पर जनता का योगदान काफी हुआ। असहयोग आंदोलन, सबने अभिज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये सारे गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा है जो कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है। और फिर एक और हमें दिखेगा जो है समाजवादी मॉडल, जो किसान और मजदूर की बात करेंगे कि भाई किसान और मजदूर का शासन होना चाहिए। अगर गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया देश में, तो फिर फायदा क्या हुआ हमें आजादी का। तो इसलिए समाजवादी कहते थे किसान और मजदूर का शासन, उस शासन को ये मानेंगे
और हर नागरिक को ये सारे अधिकार होने चाहिए। तो ये सारी बातें कांग्रेस के समय, और हम धीरे धीरे एक एक चरण को देखेंगे। पहले उदारवादी, उसके बाद उग्रवादी, उसके बाद क्रांतिकारी, उसके बाद गांधीवादी और फिर समाजवादी। और साथ में इन दोनों के बीच अंतर करते हुए चलेंगे कि भाई इसमें अंतर क्या था, इसमें अंतर क्या था, और इस चरण का इस समय ही आना क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, उस कारण को भी हम देखेंगे कि भाई क्यों ये चरण आया और क्यों ये वाला चरण बंद हुआ, तो उसके जो कारण है वो भी हमें दिखाई देंगे। तो ये हमारे आज की क्लास थी। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमने जी कुछ पूछना है? भावना जी आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज। बताइए, कुछ पूछना है? नहीं। मैं आपको नोट्स ना फोटो सेंड कर दूंगा, लिखे हुए एक बच्चे के, वही सेंड कर दूंगा, ठीक है? हाँ और आप लिख लेना, पिछले वाले भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है भावना जी, मिलते हैं तो कल की क्लास में।